कक्षा 8 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। बच्चों, चैप्टर नंबर 3 हमने पढ़ लिया। चैप्टर 1 और 2 हमने क्लास में पढ़े थे। ठीक है, तो आज शुरू करेंगे अपन चैप्टर नंबर 4। तो शुरू करें इसको। पेंसिल लेके बैठना, सामने किताब रखना, जहाँ पे मैं अंडरलाइन कहूँ अपने हाथों से अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, जहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे अंडरलाइन हो रही है आप वहीं से अपने बुक में अंडरलाइन कर लेना और उन्हीं को नोट लगा के लिख लेना, ताकि याद जल्दी हो जाएंगे और आसान भी। शुरुआत करने से पहले इस साइड में दे रखा है, इस पे नज़र डालते हैं। क्या आप जानते हैं शब्द उत्पत्ति है? देखो, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का मतलब अपन कहते हैं सर कृषि ना। तो एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन शब्दों से एगर या एग्री से हुई है। ठीक है, एग्री का अर्थ क्या होता है? मृदा, और कल्चर का अर्थ क्या होता है? कृषि। तो मृदा कृषि अपन कह सकते हैं इसको, इसीलिए तो कृषि को अपन एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, अगर पूछ ले एग्रीकल्चर लैटिन शब्द से निकला है, और एग्री का अर्थ क्या होता है? मृदा, और कल्चर का कृषि। वहीं अपन आगे देखेंगे एग्री कल्चर के साथ में अगर एग्री के स्थान पे शहरी लगा देंगे तो वो शहरी कल्चर हो जाएगा। जो अपन रेशम के कीट वगैरह का पालन करते हैं ना, वहीं अगर मत्स्य पालन करते हैं तो कल्चर तो वही रहेगा। साथ में क्या लगा देंगे? पीसी, तो वो क्या बन जाएगा? पीसी कल्चर। और पीसी कल्चर का नाम आते ही क्या हो जाएगा? मत्स्य पालन। वहीं अपन कहते हैं एग्रीकल्चर, तो मतलब वो मिट्टी में वगैरह मृदा में खेती होती है, उसको अपन क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। और मत्स्य पालन करते हैं उसको क्या कहते हैं? पिसीकल्चर। ये चीज़ आपके आगे बुक्स में दे रखी होगी। ठीक है, उसको भी अपन नोट लगा के लिख लेंगे और याद भी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं लेसन की। गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। ये बच्चों छोटा सा उदाहरण है, आप इसको पढ़ना। ठीक है, जो गुरप्रीत, मधु और टीना जा रहे थे, किसी गांव से गुजर रहे थे, वहाँ पे एक किसान को देखते हैं और वो अनाज के बारे में बातें करते हैं। तो वो अनाज, उसको जैसे अपन अनाज वर्तमान में सुबह नाश्ता के समय या दोपहर में खाने के समय डबल रोटी खाते हैं, नाश्ते के समय खाने की गेहूं की रोटियां वगैरह खाते हैं, तो वो वैसे तो बनती नहीं है, उसको किसान पहले जाता है ना, फिर वो मार्केट में आती है, फिर हम उसका उपयोग करते हैं उसका। आपने देखा होगा गेहूं की अब रोटी बना रहे हो तो वो सीधी बनी बनाई तो नहीं आती, वो भी पहले किसी होटल से ला सकते हो बनी बनाई, लेकिन वो बनी बनाई मिलती है क्या? नहीं, वो पहले गेहूं से बनती है। और गेहूं कहाँ से मिलता है? किसान मंडी में लाके बेचता है। ठीक है, और मंडी में कहाँ से आता है? जब किसान उसको उपजाएगा अच्छा, ठीक है, तब मंडी में आएगा। और किसान जब उस पर मेहनत करेगा 5-6 महीने, तब जाके वो क्या बनेगा? गेहूं बनेगा। ठीक है, ये लंबी प्रक्रिया होती है, ऐसा नहीं होता कि बस आज बोया कल गेहूं बना परसों हमने खा लिया। चलो शुरू करते हैं। ये एग्जाम्पल है, आप पढ़ लेना। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल है, शुरुआत करें यहाँ से। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित है। आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की है, कौन सी है? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये बच्चों देखना, 8th क्लास में और 9th क्लास में आपका एक सब्जेक्ट और लगेगा, इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र। ठीक है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो उनका आधार ये 3 क्रियाएं हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। आगे चतुर्थ क्रियाएं ये भी पढ़ोगे। ठीक है, जो इकोनॉमिक्स में इम्पोर्टेंट रहेगी आपके। अब ये प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं है क्या चीज़ सर? तो ये प्राथमिक क्रियाएं जो भी अपन गेहूं वगैरह का उपजाऊ करते हैं या कच्चा माल प्राप्त करते हैं, जिन विधियों द्वारा अपन कच्चा माल प्राप्त करते हैं, वे क्रियाएं क्या होती है? वे क्रियाएं प्राथमिक क्रियाएं होती है। और उसी कच्चे माल को अपन किसी में रूपांतरण करते हैं, बदलते हैं आवश्यकता अनुसार, तो वह क्रियाएं कौन सी होती है? वह द्वितीय क्रियाएं होती हैं। और उन्हीं चीज़ों को अपन मार्केट के द्वारा लाते हैं। ठीक है, वाणिज्य व्यापार करते हैं, तो ये सेवा करते हैं, ये क्रिया कौन सी हो जाती है? ये हो जाती है तृतीय क्रियाएं। ठीक है, यहीं इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं अपन गेहूं को। ठीक है, तो गेहूं जब किसान ने बोया तो वो कौन सी फसल बनी? वो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आ गया। ठीक है, वही गेहूं, 1 सेकेंड, मान लो ये गेहूं बोया किसान ने, अब ये उपजाया इसको, तो ये कौन सी क्रियाएं होगी? ये प्राथमिक क्रियाएं होगी। ठीक है, इसी
गेहूं को मार्केट में लाएगा, मंडी में बेचेगा, मंडी से अपन कहाँ फैक्ट्रियों में जाएगा और फैक्ट्रियाँ उसको क्या करेगी, आटा वगैरह बना के पहुंचाएगी। तो वह कौन सी क्रियाओं में आ गई, उद्योग वगैरह द्वितीय क्रियाओं में आ गई। वही उद्योग वगैरह हमें वापस मार्केट में उपलब्ध करवाएगा आटा, जिसको अपन क्या करेंगे, लेके खाएंगे। तो ये सेवा क्षेत्र में आ गई, बैंक वगैरह। तो ये कौन सी क्रिया होती है, ये तृतीय क्षेत्र में हो गई, ठीक है ना। जो हमें सेवा प्रदान करते हैं वो तृतीय क्रियाएं हो गई। तो आगे शुरुआत करते हैं, बाकी डेफिनेशन इसमें समझ लेते हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है, ठीक है। अंडरलाइन कर लेना दोनों लाइन। कौन सी क्रियाएं होती है, जो प्राकृतिक संसाधनों से उत्पन्न होती है, ठीक है, जो हमें कच्चा माल उत्पादन प्राप्त होता है, वह कौन सी क्रियाएं होती है, वह प्राथमिक क्रियाएं होती है। उदाहरण के लिए कृषि, मत्स्यन और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं, ठीक है। और भी उदाहरण दे सकते हो जिनसे कच्चा माल प्राप्त होता है। दूसरी क्रियाएं कौन सी है, द्वितीयक क्रियाएं। द्वितीयक क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। इस्पात, विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। अपन गेहूं से डबल रोटी बनाते हैं, तो ये कौन सी क्रियाएं होती है, द्वितीय क्रियाएं। विनिर्माण मतलब किसी कच्चे माल को आवश्यकता अनुसार रूप परिवर्तन करना, मतलब जो हमें आवश्यकता लग रही है जिस साधन की, उस साधन में अपन बदलते हैं संसाधन में, ठीक है। तो वह कौन सी क्रिया होती है, द्वितीय क्रिया होती है। इसको भी अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट तृतीय क्रियाएं, ये भी अंडरलाइन कर लेना। तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवाओं, कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करता है, ठीक है, सेवाएं प्रदान करता है। और सेवाएं कौन कौन से, ये अंडरलाइन कर लेना। जैसे यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं, ठीक है। तीनों क्रियाएं हो सकते हैं, आपको लग रहा होगा, लेकिन इजी है, एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट शुरू करें। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि कौन सी क्रिया है, प्राथमिक क्रिया है। क्यों, क्योंकि कच्चा माल उपलब्ध होता है इस क्रिया द्वारा। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है, ठीक है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। मतलब भारत की कुल जनसंख्या है ना, उसका 2/3 जनसंख्या कितनी है, कृषि पर निर्भर है। अगर वैसे समझो तो तीसरे का दूसरा हिस्सा, ठीक है, 2/3 मतलब 30 का कितना, दूसरा हिस्सा किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। और विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। जो विश्व है हमारा पूरा, उसमें जो मैप दे रखा है नीचे देखो, इस पूरे विश्व में 50% से अधिक लोग कृषि कर रहे हैं। अच्छी फसलें आएंगी तभी तो अच्छा साधन उपलब्ध होंगे हमें। किसान अच्छा गेहूँ उपजाएगा तभी हमारे सामने अच्छी अच्छी रोटियां बनेगी ना। गेहूँ घर में अच्छा आएगा तभी तो अच्छी रोटियां बनेगी। आगे शुरुआत करें। अनुकूल स्थलाकृति मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है। ये भी अंडरलाइन कर लो। जिस भूमि पर कृषि उगाई जाती है उसको कौन सी कृषि कहा जाता, ये भूमि क्या कहलाती है, कृषिगत भूमि कहलाती है। जहाँ पे कृषि की जा सकती है कृषिगत भूमि होगी। और कृषि करने के लिए तो आपको पता है मृदा भी उपजाऊ होनी चाहिए, वातावरण भी अनुकूल होना चाहिए। अगर हमने बाजरा वगैरह बोया है तो वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में बारिश भी होना चाहिए, है या नहीं है। ऐसा तो है नहीं हमने सूखे में बाजरा या गेहूँ बीज के छोड़, वो बीज के छोड़ दिया, अब हो जाएगा हमारे। उसको भी मिट्टी से उर्वरता चाहिए, जल चाहिए, धूप चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए ना। तो इसलिए इसने दे रखा है कृषि के लिए क्या, मृदा, जलवायु, ये चीज़ें क्या होनी चाहिए, अनुकूल होनी चाहिए। जरूरी है, इनके बिना कृषि कैसे होगी। अब देखो विश्व का मैप हमने पिछले चैप्टर में मैंने ये था आपको 7 महाद्वीप बताए होंगे, ठीक है ना। एक बार फिर बता देता हूँ, बाकी याद रखना है। आप 2-3 बार इसको देखोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। यहाँ पे कौन सा महाद्वीप था, एशिया महाद्वीप। और यहाँ पे यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यहाँ पे अंटार्कटिका, ये 7 महाद्वीप याद रख लेना।
2-3 बार मेंशन करोगे बिना देखे तो याद हो जाएगा। आगे बढ़े। देखो जो चीज़ें मैंने अभी कल्चर के बारे में बताई थी, कल्चर का मतलब क्या होता था, कल्चर का मतलब कृषि होती है। अब आगे जैसे एग्री का मतलब क्या था, एग्री का मतलब मृदा, तो एग्रीकल्चर का क्या हो गया, जो मृदा की कृषि होती है मतलब भूमि वगैरह में कृषि करते हैं उसको क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर। वहीं सेरीकल्चर, आगे हमने कल्चर वही है कृषि, आगे क्या लगा दिया शहरी, तो वो कौन सा हो गया, रेशम कीट का। ठीक है, रेशम कीटों का वो वाणिज्यिक पालन करते हैं ना अपन, वाणिज्य के उद्देश्य से किया जाता है रेशम कीटों का पालन। ठीक है, रेशम की खेती कीटों द्वारा। दूसरा आता है पिसी कल्चर, अगर कल्चर के साथ में पिसी जोड़ दिया तो वो कौन सा होता है, मत्स्य पालन। विटीकल्चर, अंगूर की खेती। ठीक है, जो अंगूर की खेती करते हैं उनको क्या कहते हैं, विटीकल्चर। इसलिए हमने अंगूर की खेती कर रहे हैं, कह रहे हैं हम तो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, नहीं, गलत बात। वो अगर अंगूर की खेती कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, वो हमारे सामने विटीकल्चर कहलाएगी। ठीक है, फिर आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर फल सब्जियों फूलों को अपन उगाते हैं ना, वो कौन सी कृषि होती है, वो हॉर्टिकल्चर होती है। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पूरी डेफिनेशन नहीं है, आपको बस शब्द से पता होना चाहिए ये कौन सी है। जैसे एग्रीकल्चर से हमें पता होना चाहिए मृदा की जुताई से है। ठीक है, अपन मृदा में जो खेती करते हैं उसको एग्रीकल्चर कहते हैं। और सेरिकल्चर रेशम कीट पालकों का कृषक करना, या रेशम कीटों का कृषक करने वाणिज्यिक उद्देश्य से किया जाता है रेशम कीटों का पालन। ठीक है, तो ये कौन सी होती है, ये सेरिकल्चर होती है। ये चीज़ हमें नोट होनी चाहिए। पिस्सीकल्चर नाम आते ही हमें पता होना चाहिए, पिस्सीकल्चर मत्स्य पालन है। और विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहते हैं, हॉर्टिकल्चर फल सब्जियों की खेती को कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें इस तरह नाम होने याद होनी चाहिए, पूरी लाइन शब्द से याद रहना चाहिए। नहीं, फिर आगे पढ़ते हैं कृषि तंत्र। ठीक है, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक है। अब खेती कर रहे हैं तो उसके लिए बीज भी चाहिए, अब फसल को बोने के लिए मशीनें भी चाहिए, है या नहीं है। अब उर्वरक भी चाहिए, उपजाऊ मिट्टी भी चाहिए, जल भी चाहिए, अनुकूल वातावरण भी चाहिए। ठीक है, श्रमिक भी चाहिए, ऊपर मेहनत करने वाले। ठीक है, तो ये चीज़ें जरूरी है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, तंत्र के रूप में अपन देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इनकी कुछ संक्रियाएं हैं। इस तंत्र के अंतर्गत निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पादन आते हैं। ठीक है, ये देखो दे रखा है कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति, और ये भौतिक मानवीय कृषि पद्धति। यहाँ पे भौतिक दे रखी है, और 1 सेकेंड, यहाँ पे भौतिक और यहाँ पे मानवीय कृषि दे रखी है। देखो आगे बढ़ते हैं। कृषि के प्रकार, अब कृषि हमने पढ़ लिया, कृषि क्या कहते हैं, किसान बीज को बोएगा, फिर उसको पकाएगा, उर्वरक डालेगा, उसमें खाद वगैरह डालेगा, फिर वो फसल तैयार होगी, फिर मार्केट में आएगी ना। तो इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं। तो पकाना, फसल को पकाना, हुआ या नहीं हुआ। ये 1-2 दिन की तो बात है नहीं कि कृषि किसान ने आज बीज बोया, कल पक के तैयार है भाई ले आओ। हमने देखा था कल गांव जा रहे थे ना, तो एक किसान क्या कर रहा था, बीज बो रहा था। आज वापस शहर जा रहे हैं तो जाते हुए उससे ले के चले जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता। आगे बढ़े। इसको देखो रोचक तथ्य क्या है ये देखते थे। जैविक कृषि, इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशियों का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता। इसमें क्या किया जाता है, जो रासायनिक वगैरह खाद होती है ना, जो दवाइयाँ वगैरह, उनकी जगह कौन सी खाद यूज की जाती है, जैविक खाद यूज की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ें। कृषि के प्रकार कौन कौन से हैं। विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जा सकती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पादन की मांग और श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर पर कृषि को दो
प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। और वे दो प्रकार कौन से, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। ये चीज़ बच्चों ध्यान रखना, कृषि के दो प्रकार कौन से, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि को भी दो भागों में पढ़ेंगे अपन, ईजी है बहुत ही, ठीक है। निर्वाह कृषि का मतलब कोई अगर मान लो किसान कृषि कर रहा है तो वो अपने परिवार के उद्देश्य से ही करेगा। उसका उद्देश्य होगा कि हाँ, उसका क्षेत्रफल कम होगा कि मैंने फसल बोई, इस फसल से मैं और मेरे परिवार का भरण पोषण कर सकूं, ठीक है। वहीं वाणिज्यिक कृषि में क्या होता है, वाणिज्यिक कृषि में किसान अगर फसल बोएगा तो उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका उद्देश्य होता है कि इस फसल को मैं मार्केट में बेचूं और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूं, मुनाफा कमाऊं, ठीक है। बाकी विस्तार से पढ़ते हैं। निर्वाह कृषि, इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं, कृषक का मतलब किसान की बात हो रही है, जो कृषि करता है उसकी बात हो रही है, ठीक है। अब परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। मतलब अब किसान को ये उसका उद्देश्य होगा कि मैं मेरे परिवार का भरण पोषण करूंगा, तो वो ज़्यादा क्षेत्रफल में फसल नहीं बोएगा, और जब ज़्यादा फसल में नहीं बोएगा तो उसको उतनी श्रम की भी आवश्यकता नहीं होगी और तकनीकी की भी उतनी आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो फसल को अपने सीमित तक ही बो रहा है। उसका उद्देश्य होगा या ज़्यादा फसल बोएगा, ज़्यादा क्षेत्रफल में बोएगा, तो उसको उद्देश्य वो भी होगा ना कि मैं अच्छे से अच्छे दामों में लूँ और ज़्यादा से ज़्यादा फसल को उपजाऊँ। तो वो नई नई तकनीकी यूज करेगा ताकि फसल क्या हो, ज़्यादा हो। इसलिए निर्वाह कृषि अगर कोई किसान कर रहा है तो अगर उसके पास कम तकनीकी है और मेहनत करने वाले घर वाला, मतलब जो श्रम लगता है उसके ऊपर, तो वो भी अगर किसान या एक दो उसके परिवार के ही है तो भी वो कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो क्षेत्रफल कम में कर रहा है और उसका उद्देश्य क्या है, मैं मेरे परिवार का क्या करूं, भरण पोषण कर सकूं। दूसरा, निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। और निर्वाह कृषि के भी दो प्रकार कौन से हैं, पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि, ठीक है। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वरक मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल मुख्य फसल है, मतलब एक वर्ष में अधिक फसल उगा सकते हैं, और इसमें सबसे मुख्य फसल कौन सी होती है, चावल होती है। कोई परिवार अपने परिवार के भरण पोषण के उद्देश्य से फसल बोएगा तो ये सीधी सी बात है, वो जो उसको ज़्यादा आवश्यकता है उसकी वो फसल करता है, ठीक है। तो चावल मुख्य खाद्य फसलों में मानी जाती है, तो इसमें मुख्य फसल भी कौन सी होगी, चावल भी होगी, ठीक है। और अन्य फसलें भी है, गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। जो चीज़ें अपन ज़्यादा खाते हैं या उत्पादन उपभोग करते हैं घर पे, उन्हीं चीज़ों की मांग ज़्यादा बढ़ेगी। मान लो एक एग्जांपल लो, हम हमारे आसपास मान लो जगह खाली है, हम खेती कर रहे हैं, हमने सोच लिया कि हमारे मैं इतना मतलब बोल लूँ, बीज वगैरह बोल लूँ ताकि मैं मेरे परिवार का क्या कर सकूँ, हमारे परिवार में दुकान से लाना नहीं पड़ेगा, मैं उसी को यूज़ कर लूँगी। तो आप किस चीज़ को उस भूमि में उत्पादन करना चाहोगे? सीधी सी बात है, जो आपको अच्छा लगेगा, अपने जो वही चीज़ अच्छी लगेगी जो आप उसको क्या करते हो, घर में उपयोग करोगे, ठीक है ना। और वो अगर आपके पास क्षेत्रफल है, थोड़ा क्षेत्र है कि वहाँ पे बो सकूँ, तो कौन सा करोगे, जो आप ज़्यादा खाते हो, ठीक है। अगर गेहूँ खाते हो तो गेहूँ, चावल खाते हो तो चावल, साथ में वातावरण भी देखोगे कि हाँ यहाँ पे अच्छा वातावरण है तो यहाँ पे गेहूँ उत्पादन हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी कौन सी आती है, आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। आदिमी होता अगर व्यक्ति कर रहा है तो वो व्यक्ति कर क्या रहा है, अपने परिवार के लिए कर रहा है, बट जा कहाँ रहा है, वो स्थानांतरित कृषि या चलवासी पशुचारण, मतलब पशु चराने वाले परिवार, ठीक है। स्थानांतरित कृषि हमने पिछली बुक में देखा था, हिस्ट्री की बुक थी, उसमें वर्ड आया था जूमिंग कृषि के नाम से, हमारे याद हो तो आपने, ठीक है ना, उसको पढ़ा भी था हमने, जूमिंग कृषि, ठीक है। वही चीज़ है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। स्थानांतरित कृषि, अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्र, अमेजन बेसिन क्षेत्र आपने नाम सुना ही होगा, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। मतलब ये स्थानांतरित कृषि किन क्षेत्रों में प्रचलित है, अमेजन बेसिन के क्षेत्रों में, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका में, दक्षिण पूर्वी एशिया में। एशिया हमने देखा था तो उसका एशिया का दक्षिण पूर्वी एशिया को निकाल सकते हैं, चारों दिशा का हमें ज्ञान है, चारों चार दिशा प्लस चार के भाग चार
दिशा, तो टोटल दिशा कितनी होगी, 8 दिशा। तो इन 8 दिशाओं का ज्ञान है हमें। तो दक्षिण पूर्वी उन 8 दिशा में से एक दिशा है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया कौन सा आ जाएगा, अपन आसानी से पता कर सकते हैं। फिर कौन सा आएगा, उत्तर पूर्वी भारत। तो भारत का कौन सा क्षेत्र, उत्तर और पूर्व की दिशा के बीच का क्षेत्र भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जान सकते हैं। कर्तन या दहन कृषि, तो मान सकते हैं अपन कोई व्यक्ति जमीन कृषि कर रहा है तो वो नए क्षेत्र में जाएगा, तो जरूरी थोड़ी उसको नया क्षेत्र साफ सुथरा मिले, एकदम उसके लिए तैयार रखा हुआ मिल रहा है ना, कि वहाँ आएगा वो बेचारे किसान आएंगे यहाँ पे फसल करेंगे, तो इसलिए हम इसको क्या करें, सही रख के छोड़ दें भूमि को। ज़्यादा पेड़ पौधे जो झाड़ियाँ वगैरह उगे रही है इनको काटते रहें, ऐसा तो नहीं होता। वो किसी नए क्षेत्र में जाएगा तो वहाँ पर उसको झाड़ियाँ वगैरह मिलेगी, तो वो उसको क्या करेगा, पहले जलाएगा, फिर वहाँ की जो राख होगी उसको क्या करेगा, उसी भूमि में छिड़काव कर देगा। और हमने पिछली बुक में पढ़ा था, जमीन कृषि में राख का छिड़काव क्यों करते हैं, क्योंकि मिट्टी का क्या होता है, पोटास की कमी पूरी हो जाती है मिट्टी में, और मिट्टी क्या हो जाए, उपजाऊ बन जाती है, इसलिए जलीय राख का वो छिड़काव कर देते हैं मिट्टी में। इनका उद्देश्य क्या होता है, एक फसल उगाई, फसल ली और फिर नेक्स्ट दूसरे क्षेत्र में चले गए। इधर देखते हैं साइड में, देखो क्या आप जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, अभी पढ़ लेते हैं। स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है, ठीक है, अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। उत्तर पूर्वी भारत में किस नाम से जानते हैं, जूमिंग कृषि, अभी पढ़ा था हमने, और पिछली बुक में भी पढ़ा था, जूमिंग कृषि के नाम से पढ़ा था, ठीक है, जिसको अपन स्थानांतरित कृषि कहते हैं। और यहाँ पे स्थानांतरित कृषि है जिसको अपन भूमि कृषि, एक ही चीज़ है, बस नाम अलग अलग है। उत्तर पूर्वी भारत, कौन सा भारत, उत्तर पूर्वी, मतलब ये क्षेत्र, इस क्षेत्र में जूमिंग कृषि को किस नाम से जानते हैं, सॉरी, स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं, जूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, मैक्सिको। मैक्सिको देश है बच्चों, और मैक्सिको कहाँ है ये भी हमें नॉलेज होना चाहिए। ये मैक्सिको हमारे रह जाएगा, जो हमने महाद्वीप पढ़ा था उत्तरी अमेरिका, उस क्षेत्र में है, ठीक है। इसमें मिल्पा के नाम से जानते हैं, बाकी मैं एक बार मैप में वापस ले जाके बता देता हूँ। मैक्सिको में किस नाम से जानते हैं स्थानांतरित कृषि को, मिल्पा, 2-3 बार बोलना, याद हो जाना है, मिल्पा, मिल्पा मैक्सिको में जानते हैं स्थानांतरित कृषि को। रोका, रोका ब्राज़ील, ब्राज़ील भी एक देश है, दक्षिण अमेरिका का मुख्य देश है, ठीक है। मलेशिया, मलेशिया एशिया में आता है हमारे, ठीक है, उसमें किस नाम से जानते हैं, लद्दाख। एक बार मैप पे चलते हैं वापस, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये रहा उत्तरी अमेरिका, ठीक है। यहाँ पे कौन सा देश आ गया, यहाँ पे मैक्सिको, ठीक है। और ये अफ्रीका, सॉरी दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका ये रहा, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में कौन सा है, ब्राज़ील प्रमुख देश है, उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका का प्रमुख देश ब्राज़ील, ठीक है। फिर तीसरा देश कौन सा था हमारे सामने, मलेशिया था, ठीक है। और मलेशिया कहाँ का क्षेत्र है, मलेशिया एशिया में ही आता है, यहाँ चीन के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है, जो एशिया का ही भाग है। अब इनको नामों को वहीं याद कर लेते हैं। तो इन मलेशिया के क्षेत्र में जुम्मी या स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि को मलेशिया में क्या कहते हैं, लद्दाख कहते हैं, ठीक है। लिख लेना एक बार पेंसिल से आपके पीछे। और उत्तरी अमेरिका में कौन सा था, मैक्सिको था, और मैक्सिको को अपन क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि को मिल्पा कहते हैं। और ब्राज़ील में रोको कहते हैं, ठीक है। ये 2 बार लिखना, 2-3 बार रीड करोगे ना आप, आसानी से याद हो जाएगा, इतने हार्ड भी नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, उत्तरी भारत, ये देखो भारत में देखो, ये मैप दे रखा है, यहाँ पे जो भी ये ग्रीन ग्रीन क्षेत्र था, यहाँ पे विश्व में क्या हो रही है, कृषि हो रही है, ठीक है ना। चिन्ह देखो, हाँ कृषिगत भूमि वाला चिन्ह है, ठीक है। तो जहाँ पे भी ये ग्रीन क्षेत्र है वहाँ पे क्या हो रही है, कृषि
है। इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये देखो भारत का मैप अगर आप पहचान रहे हो तो भारत के मैप में देखो ज़्यादातर क्या हो रही है, नीला भाग है, और नीले भाग में क्या हो रही है, कृषि हो रही है। अगर यहाँ की बात करें तो ये थोड़ा सा क्षेत्र है, कौन से क्षेत्र का आ जाएगा ये, कुछ झारखंड का पूर्वी वो पश्चिमी भाग आ जाएगा, छत्तीसगढ़ का हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी लगभग भारत में क्या हो रही है, कृषि हो रही है। ठीक है, आप देख सकते हो कुछ राजस्थान का मरुस्थल भी है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, कहाँ से पढ़ना था, चलवासी पशुचारण। ठीक है, सहारा के शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों में जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, अगर पशु का पालन कर रहे हैं, पर अब पशुओं की संख्या क्या है, बहुत है, अब उनके पास क्षेत्र कम है, तो वो उनको चराने या जल की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान परिवर्तन करते रहते हैं, स्थान परिवर्तन करते रहते हैं। ठीक है, वो चलवासी पशुचारण हो गया। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, इतनी हार्ड डेफिनेशन नहीं है इसकी। इस प्रकार की गतिविधि जल वायविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारण मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये तो कॉमन सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति पशु का पालन कर रहा है तो किन पशुओं को ज़्यादा पालेगा, हो सकता है वो उसको फ़ायदा करेगा। ठीक है ना, अगर व्यक्ति पशुपालन कर रहा है तो वो किन पशुओं का पालन करेगा, जिन पशुओं से उसको क्या कर रही है, मदद मिल रही है। हो सकता है किसी व्यक्ति को गाय से मदद कर रही है तो वो गायें पालेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल या अन्य उत्पादक उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, जो पशु पालते हैं उनसे मदद मिलती है। अब फिर हमने दूसरा प्रकार पढ़ा था कृषि का, कौन सा था, वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि का उद्देश्य क्या होता है, अगर कोई किसान कर रहा है तो उसका उद्देश्य सिर्फ यही होगा कि इस फसल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपजाऊं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्या करूं, मैं मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दामों को प्राप्त करूं। ठीक है, मतलब किसी वाणिज्यिक उद्देश्य से कृषि को उगाना वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। ठीक है, और वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाए तो वो जितना उसको क्षेत्रफल मिलेगा वो कोशिश उतनी ही अधिक क्षेत्र में बोने की कोशिश करेगा। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। अब बाजार में क्या किया, विक्रय हेतु, बेचने के लिए। ठीक है ना, अगर कोई वाणिज्यिक कृषि कर रहा है, फसल का उत्पादन कर रहा है या पशुओं का पालन कर रहा है तो उसका उद्देश्य क्या होगा कि इनको मार्केट में क्या करूं, विक्रय करूं, ताकि मुझे क्या हो, अच्छे दाम मिले। ऐसी कृषि क्या होती है, वाणिज्यिक कृषि। इससे विस्तृत कृषक क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। अब बड़ी संख्या में फसल बोया जाएगा तो अगर मजदूरों को लगा देगा तो फिर श्रम ज़्यादा लगेगा, फिर आय भी ज़्यादा लगेगी, कीमत भी क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी ना, मुद्रा वो भी ज़्यादा लगेगी, श्रम भी ज़्यादा लगेगा, तो वो मशीनों से करवाएंगे ताकि काम जल्दी और ज़्यादा हो। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। ये वाणिज्यिक कृषि के क्या है, भाग है। ठीक है, ऐसी कृषि अगर किसान करते हैं तो ये कौन सी हिस्से में आती है, वाणिज्यिक कृषि में आती है। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, वाणिज्यिक अनाज कृषि, ये पढ़ते हैं। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है, बिल्कुल। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। मुख्य फसलें कौन सी है, गेहूं और मक्का। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, क्षेत्र, इस चीज़ में वाणिज्यिक कृषि की डेफिनेशन हमें पता है, और वाणिज्यिक कृषि किन किन क्षेत्रों में होती है ये भी कर लेना। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि पे 30 से 40 शब्दों का एक आंसर भी बन सकता है कि वाणिज्य क्वेश्चन भी बन सकता है कि वाणिज्यिक कृषि क्या होती है, तो 30 से 40 शब्दों में एक आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिखनी है और डेफिनेशन लिखने के बाद में किन किन क्षेत्रों में होती है ये भी लिख देंगे। एग्जामिनर दे दे तो घबराना नहीं है कि बोल रहा है सर ने तो ऐसा क्वेश्चन लिखवाया नहीं था, किताब में से आएगा, किताब से बाहर कहीं नहीं आएगा। ठीक है, यही चीज़ें हैं जो अपन पढ़ रहे हैं ना, इन्हीं में से आएगा, इसके बाहर कहीं नहीं आएगा।
आगे बढ़ते हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं, इनको अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, यह क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले क्षेत्र हैं। अत्यधिक ठंड वर्धनकाल को बाधित करती है। ज़्यादा ठंड क्या करती है, वर्धनकाल के समय क्या पड़ती है, ज़्यादा ठंड पड़ती है, सर्दी होती है। ठीक है, और केवल एक ही फसल उगाई जाती है। वाणिज्यिक अनाज कृषि में क्या होती है, एक ही फसल उगाई जाती है। ठीक है ना, क्यों क्यों, ठंड के कारण, सर्दी के कारण। फिर आती है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलों के उगाने के पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। ये भी ध्यान रखना, मिश्रित कृषि किस उद्देश्य की जाती है। अगर कोई कृषि कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य ये होगा कि हाँ, हमारे भोजन की तो पूर्ति हो रही है, साथ में क्या हो रही है, चारे की भी पूर्ति करें। ठीक है, उसका उद्देश्य डबल हो रहा है। ठीक है, और ये किन किन क्षेत्रों में उगाई जाती है ये भी अंडरलाइन कर लेना। मिश्रित कृषि के प्रमुख क्षेत्र वाले ना, ये चीज़ अंडरलाइन कर लेना। नेक्स्ट करते हैं। ये देखो डायग्राम भी हमें दे रखे हैं साइड में। गन्ने की रोपण कृषि, ये क्या है, गन्ने की कृषि है। देखो गन्ना लगा है, वाणिज्यिक कृषि में आ रहा है ना, बहुत से देखो क्षेत्रफल में बोया गया है। केले की रोपण कृषि है, केले देख लो ऐसे लग रहे हैं। ठीक है, ये भी वाणिज्यिक कृषि के भाग है। चावल की कृषि, ठीक है, बोर्ड पे बताया था कैसे होती है चावल की कृषि, रोपण कृषि का भाग है। पौधा होता है जिसको बोया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें वृहद पैमाने पर, मतलब बड़े पैमाने पर श्रम, मतलब बड़ी मात्रा पर क्या लगती है, मेहनत लगती है, और पूंजी की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, मेहनत भी ज़्यादा लगती है और पैसों की भी क्या होती है, ज़्यादा आवश्यकता होती है जब उत्पादन करते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, जहाँ पे श्रम ज़्यादा लगेगा तो पूंजी की तो आवश्यकता अपने आप बढ़ती जाएगी। ठीक है, उत्पादन का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता है। ठीक है, रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में ये वाली लाइन अंडरलाइन कर लेना। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। कौन से क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, जो हमने बिल्कुल पढ़ा था, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक है, इनके बीच वाले क्षेत्र ये अच्छी तरह से पढ़े थे हमने। आगे बाग कौन सा है, मुख्य फसलें। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मुख्य फसलें नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। 2 से 3 बार रीड करना इस चैप्टर को, जहाँ अंडरलाइन का है अंडरलाइन कर लेना, और उन चीज़ों को एक बार रफ कॉपी में नोट भी कर लेना। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट हो तो नोट कर लेना, अपन क्लास में क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अच्छी तरह से। और इसी के साथ लास्ट चैप्टर चल रहा है हमारा 4th। नेक्स्ट 2 चैप्टर जो इस सेशन से इकट्ठे हुए हैं बोर्ड में, इस बुक से 4 चैप्टर आने वाले हैं। जो ये किताब कंप्लीट हो जाएगी, फिर इसके चैप्टर के बाद में अपन नेक्स्ट बुक है हमारी, वो 3rd नंबर कौन सी रही है, पॉलिटिकल की, वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।